हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी? ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस हमने रोग निदान में दोष विकृति अध्याय को स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में हमने हेतु के एक प्रकार और दो प्रकार को पढ़ा था। नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बच्चे त्रिविध प्रकार, यानी कि आज के इस लेक्चर में बच्चे हम हेतु के 3 प्रकार का वर्णन करेंगे। तो बच्चे हेतु का ये जो त्रिविध प्रकार है इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसको बच्चे 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जिसमें से पहला है असातमय इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। क्या है बच्चे? क्या है? जिसमें से बच्चे पहला है असातमय इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ठीक है। तो बच्चे इन तीनों के अतियोग, अयोग और मिथ्या योग से क्या होता है? रोग की उत्पत्ति होती है। रोग की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है? तो चलिए हम इसको 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ, तो बच्चे सबसे पहले हम बात करते हैं असातमय इंद्रियार्थ संयोग। सबसे पहले हम बात करते हैं असातमय इंद्रियार्थ संयोग। क्या होता है इसका मतलब? तो बच्चे इसका मतलब होता है इंद्रियों का अपने विषयों के साथ गलत संपर्क, ठीक है। गलत संपर्क कैसे बच्चे? या तो बच्चे इंद्रियों का अपने विषयों के साथ अतियोग हो जाए, ठीक है, या अयोग हो जाए या मिथ्या योग हो जाए, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? असातमय इंद्रियार्थ संयोग, ठीक है। इसको आप एक उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे बहुत तेज आवाज का सुनना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? ये श्रोत इंद्रिय का अतियोग हो जाएगा, ठीक है। या धीमा सुनना या फिर कम सुनना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? ये श्रोत इंद्रिय का अयोग हो जाएगा। या अप्रिय सुनना, अप्रिय मतलब जो मन को नहीं भाए या गलत सुनना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? श्रोत इंद्रिय का मिथ्या योग हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे इन तीनों से ही अगर मान लो श्रोत इंद्रिय का अतियोग हो जाता है, यानी कि श्रोत इंद्रिय से अगर हम बहुत तेज सुनते हैं तो इससे भी रोग उत्पन्न हो सकता है, अगर कम सुनेंगे इससे भी हो सकता है, और अप्रिय सुनेंगे तो इससे भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे इंद्रियों का अपने अर्थों के साथ गलत संपर्क में या तो अतियोग हो जाए या अयोग हो जाए या मिथ्या योग हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा बच्चे? असातमय इंद्रियार्थ संयोग, ठीक है। हाँ, दूसरा हम बात करते हैं। दूसरा हमने देखा था क्या? प्रज्ञापराध, ठीक है। हाँ, तो बच्चे अगर आप इस शब्द को देखेंगे तो यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एक तो है बच्चे यहाँ पे प्रज्ञा और दूसरा है अपराध, ठीक है। क्या होता है प्रज्ञा का मतलब क्या होता है बच्चे? तो इसका मतलब होता है बुद्धि, ठीक है। और अपराध, इसका मतलब क्या होता है बच्चे?
इसका मतलब होता है गलत आचरण या गलत कर्म। ठीक है, हाँ। तो बच्चे जब क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ठीक है, हाँ। तो बुद्धि के भ्रष्ट हो जाने से गलत आचरण या गलत कर्म करना, ये क्या कहलाता है बच्चे? प्रज्ञापराध कहलाता है। यानी कि ये क्या है बच्चे? ये बुद्धि का दोष है। ठीक है, ये क्या है बच्चे? बुद्धि का दोष है। यानी कि बुद्धि के भ्रष्ट हो जाने पर गलत आचरण या गलत कार्य करना, इसे हम क्या कहेंगे बच्चे? प्रज्ञापराध। ठीक है। आप सभी जानते हैं बच्चे, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। या तो कायिक कर्म, ठीक है, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। ठीक है बच्चे, कायिक कर्म यानी कि शरीर से गलत कार्य करना, वाचिक कर्म वाणी से गलत कार्य करना, और मानसिक कर्म मन से गलत कार्य करना। ठीक है, हाँ। तो इन तीनों के बच्चे, इन तीनों के अतियोग, अयोग और मिथ्या योग से क्या होता है बच्चे? रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, कैसे? इसको आप उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए, है ना। जैसे कि बच्चे आप सभी जानते हैं, है ना, आप सभी जानते हैं कि देर रात तक जगने से या गलत भोजन करने से क्या होता है? रोग की उत्पत्ति होती है। ये जानते हुए भी हम जानबूझ के ये कार्य करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? एक प्रकार से प्रज्ञापराध हो जाएगा। यानी कि जानते हुए भी हमको पता है कि गलत भोजन करने से और देर रात तक जगने से रोग की उत्पत्ति होती है, तो ये जानते हुए भी हम क्या करते हैं बच्चे? देर रात तक जगते हैं, गलत भोजन भी करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या है? प्रज्ञापराध। ठीक है, हाँ। तो इस तरह से बच्चे बुद्धि के भ्रष्ट हो जाने पर गलत कार्य करना, इसे हम क्या कहेंगे? प्रज्ञापराध। ठीक है, चलिए, हाँ। अब नाउ तीसरा बच्चे, तीसरा है परिणाम, है ना, परिणाम। ठीक है, हाँ। तो परिणाम का मतलब क्या होता है बच्चे? परिणाम का अर्थ होता है काल या ऋतु। ठीक है, हाँ। तो बच्चे ऋतु या काल, इसके अतियोग, अयोग और मिथ्या योग, इससे भी क्या होता है? रोग की उत्पत्ति होती है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? परिणाम। ठीक है, यानी कि काल या ऋतु के अतियोग, अयोग या मिथ्या योग से रोग की उत्पत्ति होना, ये क्या है बच्चे? परिणाम। इसको आप उदाहरण समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि ऋतु के विपरीत, है ना, ऋतु के विपरीत क्या करना बच्चे? आहार विहार का सेवन करना, या ऋतु के अनुसार हमारे शरीर में जो प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं उनमें बदलाव न लाना या उनको न अपनाना, तो ये क्या है बच्चे? परिणाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे त्रिविध प्रकार में हमने पहला भाग देखा, अशात्म इंद्रियार्थ संयोग, दूसरा प्रज्ञापराध और तीसरा परिणाम। ठीक, हाँ। चलिए अब नाउ देखते हैं नीचे, नोट्स में देख लीजिए आप एक बार, है ना, नोट्स में देख लीजिए, जो मैंने आपको समझाया वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक, हाँ। तो बच्चे पहला है अशात्म इंद्रियार्थ संयोग। ठीक है, हाँ। तो चक्षु आदि इंद्रियों का अपने विषयों के साथ अतियोग, अयोग और मिथ्या योग, ये क्या कहलाता है बच्चे? अशात्म इंद्रियार्थ संयोग कहलाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया भी था ऊपर, है ना, श्रोत इंद्रिय से तेज आवाज का सुनना, तो क्या हो जाएगा बच्चे? श्रोत इंद्रिय का अतियोग हो जाएगा। धीमा सुनना, ये अयोग हो जाएगा, और अप्रिय सुनना, ये मिथ्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे इंद्रियों का अपने अर्थों के साथ अतियोग, अयोग और मिथ्या योग, ये क्या कहलाता है? अशात्म इंद्रियार्थ संयोग कहलाता है। ठीक है, हाँ। दूसरा बच्चे प्रज्ञापराध। ठीक है, हाँ। तो बुद्धि, स्मृति तथा धैर्य के भ्रष्ट हो जाने से व्यक्ति जो अशुभ कर्म करता है या गलत कार्य करता है, उसे का नाम क्या है बच्चे? प्रज्ञापराध। मैंने आपको कुछ इस प्रकार समझाया। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, अपराध मतलब गलत आचरण करना। ठीक है, हाँ। तो बुद्धि के भ्रष्ट हो जाने पर व्यक्ति के द्वारा गलत आचरण करना, ये क्या कहलाता है? प्रज्ञापराध कहलाता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं बच्चे 3 प्रकार के कर्म होते हैं, वाक कर्म, मनोकर्म, कायिक कर्म। वाक कर्म यानी कि वाणी से किया गया गलत कार्य, मनोकर्म मन से किया गया गलत कार्य, कायिक कर्म शरीर से किया गया गलत कार्य में। ठीक है, तो इन तीनों के अतियोग, अयोग और मिथ्या योग से क्या होता है बच्चे? रोग की उत्पत्ति होती है।
तो ये 3 हो गए और इन तीनों में ये 3 जोड़ दो तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चे? 9 प्रकार हो जाएंगे इनके। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं बच्चे। हाँ, परिणाम। काल या ऋतु को क्या कहते हैं बच्चे? परिणाम कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो काल या ऋतु का हीन योग, मिथ्या योग या अति योग रोग की उत्पत्ति कारण होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऋतु के विपरीत आहार विहार का सेवन करना। ठीक, चलिए या बच्चे ऋतु के अनुसार हमारे शरीर में जो प्राकृतिक परिवर्तन हो रहे हैं उनमें बदलाव न लाना। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से क्या हो जाएगा बच्चे? परिणाम हो जाएगा। ठीक, चलिए हाँ, अब नाउ जैसे कि मैंने आपको बोला था कि त्रिविध प्रकार को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले हमने पढ़ लिया अचात्म इंद्रियात्म संयोग प्रज्ञापरात और परिणाम। अब नाउ हम पढ़ेंगे बच्चे दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु। ठीक, हाँ, तो जिसमें से सबसे पहला है बच्चे दोष हेतु। ठीक, हाँ, तो क्या होता है बच्चे दोष हेतु? दोष हेतु का मतलब क्या होता है? हाँ, तो जिन कारणों से क्या होता है बच्चे? दोषों का संचय, प्रकोप और प्रसर होता है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चे? दोष हेतु कहलाएगा, है ना। तो ये कारण क्या कहलाएंगे बच्चे? दोष हेतु कहलाएंगे। ठीक है, हाँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे शीत ऋतु में, है ना, शीत ऋतु में ठंड की अधिकता से, ठीक है, शीत ऋतु में बच्चे ठंड की अधिकता से या मधुर रस की अधिकता से क्या होता है? कफ दोष का संचय होता है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर ठंड का बढ़ना, मधुर रस की अधिकता, ये क्या हो जाएंगे? दोष हेतु हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कारण क्या कर रहे हैं बच्चे? कफ का संचय कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से बच्चे जिन कारणों से शरीर में दोषों का संचय, प्रकोप, प्रसर होता है वो क्या कहलाते हैं? दोष हेतु। देख सकते हैं आप, जिन हेतुओं के सेवन से दोषों का संचय, प्रकोप, प्रसर होता है वो क्या कहलाते हैं? दोष हेतु कहलाते हैं। उदाहरण, शीत ऋतु में स्वभावतः मधुर रस की उत्पत्ति होकर कफ का संचय होना। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे व्याधि हेतु, है ना। नाम से आपको पता चल रहा है व्याधि हेतु क्या होते हैं बच्चे? तो ये वे कारण होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं बच्चे? वे कारण होते हैं जो दोष की अपेक्षा न रखते हुए बच्चे सीधे व्याधि को उत्पन्न करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? व्याधि हेतु। देख सकते हैं आप, जो हेतु दोष की अपेक्षा नहीं करता तथा व्याधि को उत्पन्न करता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? व्याधि हेतु कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मृतिका या मिट्टी के भक्षण से क्या होता है? पांडु रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, हाँ, तो आप बच्चे मिट्टी का सेवन करोगे तो डायरेक्ट क्या करेगा? बिना दोष की अपेक्षा रखते हुए पांडु रोग को उत्पन्न कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे वे कारण जो दोष की अपेक्षा न रखते हुए सीधे व्याधि को उत्पन्न करें, इसे हम क्या कहेंगे? व्याधि हेतु। ठीक, हाँ, उभय हेतु क्या होता है बच्चे? उभय हेतु क्या होता है ना, तो जो वे कारण जो दोष और व्याधि दोनों की अपेक्षा रखते हैं वो क्या हो जाएंगे बच्चे? उभय हेतु। तो आप देख सकते हैं जो हेतु किसी विशिष्ट दोष का प्रकोपक हेतु होते हुए भी किसी विशेष रोग की को भी उत्पन्न करे वह हेतु उभय हेतु कहलाता है। ठीक, हाँ, तो क्या होता है बच्चे? तो वे कारण जो किसी दोष को भी प्रकोपित करे, है ना, और साथ में बच्चे व्याधि को भी उत्पन्न करे, है ना, यानी कि दोष की भी अपेक्षा रखते हैं और व्याधि की भी, तो क्या कहलाएंगे? उभय हेतु कहलाएंगे। जैसे कि बात करते हैं बच्चे, उदाहरण में आप देख सकते हैं, वात रक्त रोग उत्पत्ति में विदाही अन्न का सेवन, तत्पश्चात ऊंट की सवारी करना, है ना, तो यहाँ पे रोग क्या है बच्चे? वात रक्त। ठीक है, हाँ, तो वात रोग रक्त की उत्पत्ति कब होगी? अगर आप क्या करते हो बच्चे? विदाही अन्न का सेवन करते हो। ठीक है, विदाही अन्न का सेवन करते हो और तत्पश्चात ऊंट की सवारी करते हो। ठीक है, ऊंट की सवारी करते हो। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर क्या किया आपने क्या किया बच्चे? विदाई अन्न लिया और ऊंट की सवारी की। ठीक है, हाँ, तो ये कारण ने बच्चे क्या किया? इन कारणों ने दोष को भी बढ़ाया, वात दोष को, और साथ में बच्चे रोग को भी उत्पन्न किया, वात रक्त। ठीक है, हाँ, तो इस तरह के हेतु क्या कहलाते हैं? उभय हेतु, यानी कि जो दोष को भी प्रकोपित करते हैं और साथ में बच्चे व्याधि को भी उत्पन्न करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बच्चे विदाई अन्न के सेवन करने से क्या हुआ बच्चे? वात दोष बढ़ा
और साथ में रोग की उत्पत्ति हुई, कौन से, वातरक का। ठीक, चलिए, है ना। हाँ, तो इस प्रकार से बच्चे आज के इस लेक्चर में हमने हेतु के त्रिविध प्रकार देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम चतुर्विध प्रकार को करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।